बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज हम चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, टू वेक्टर्स लाइव विद देयर टेल्स एट द सेम पॉइंट। दो वेक्टर्स हैं जिनकी टेल सेम पॉइंट पर है। व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज इंक्रीज्ड बाय 20 डिग्री, देयर स्केलर प्रोडक्ट हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड बट चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। कि जो उनके दरमियान एंगल है, अगर हम उसको 20 डिग्री इंक्रीज़ करें तो जो स्केलर प्रोडक्ट है वो सेम रहता है, लेकिन उसकी वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है, यानी कि साथ साइन नेगेटिव का आ जाता है। तो ओरिजिनल एंगल कौन सा है? तो ओरिजिनल एंगल 80 डिग्री का होगा। वो हम देखते हैं कि कैसे है। कि हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो अगर हम 80 डिग्री के एंगल को चेक करते हैं तो ए डॉट बी इक्वल आ जाता है ए बी कॉस थीटा के, जो कि इक्वल होता है ए बी इंटू 0.1736 कॉस 80, 0.1736 के इक्वल आएगा। और जब हम यही चीज़ ए डॉट बी कॉस यानी कि 20 डिग्री उसने कहा था इसको इंक्रीज़ करें उस एंगल को, तो हम 80 में 20 ऐड करके 100 कॉस लेते हैं, तो वो हमारे पास माइनस 0.1736 आता है। तो इस वजह से 80 डिग्री जो एंगल है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी आप एंगल्स चेक करेंगे अगर, तो उनका आंसर इस तरह नहीं आएगा। सिर्फ यही एक 80 एंगल है जिसपे जो स्केलर प्रोडक्ट है, एक में पॉजिटिव वैल्यू और दूसरे में नेगेटिव आएगी, जो कि कंडीशन गिवन थी एमसीक्यूज़ में। इसके बाद सेकंड एमसीक्यूज़ है, द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ जीरो रिजल्टेंट इज़। कि मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हमें ज़ीरो रिजल्टेंट के लिए चाहिए होंगे, कितने चाहिए होंगे वो हमने बताना है। अनइक्वल मैग्नीट्यूड के नंबर ऑफ़ वेक्टर्स जो हैं मिनिमम कितने हमें दरकार होंगे। तो बेसिकली रिजल्टेंट जो होता है किसी भी क्लोज्ड शेप डायग्राम का वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो क्लोज शेप बनाने के लिए हमें मिनिमम 3 वेक्टर्स चाहिए होंगे, जिनकी मदद से हम अनइक्वल वेक्टर्स जिनकी मदद से हम क्लोज शेप डायग्राम बना सकें और वो एक दूसरे को कैंसल आउट करके मतलब उनका जो रिजल्टेंट होगा वो ज़ीरो के इक्वल आएगा। क्योंकि कोई भी क्लोज्ड शेप होगी तो उसका जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो आएगा, चाहे वो ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, या कोई भी हेक्सागोन, पॉलीगॉन, कोई भी क्लोज्ड शेप हो। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 3 है, if the resultant of two vectors each of magnitude a is also a magnitude of a, the angle between the two vectors will be। रिजल्टेंट है दो वेक्टर्स का जिनमें से हर एक का मैग्नीट्यूड ए है, और जो रिजल्टेंट है वो भी किसकी इक्वल होगा, ए के। तो एंगल उन दो वेक्टर्स के दरमियान में कितना होगा वो हमने बताना है। तो बेसिकली हम सपोज करते हैं कि थीटा एंगल है उन दो फोर्सेस के दरमियान, और फोर्सेस को A1 और A2 का नाम दे रहे हैं। तो अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट हमारे पास आर एक्स इक्वल टू A1 कॉस 0 प्लस A2 कॉस थीटा इक्वल टू A1 प्लस A2 कॉस थीटा आएगा। आर वाई किसके इक्वल आ जाएगा, आर वाई इक्वल टू A1 साइन 0 प्लस A2 साइन थीटा इक्वल टू A2 साइन थीटा आ जाता है। ये हमारे पास एक्स और वाई कंपोनेंट आ गए। अब जो रिजल्टेंट है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए से। बेसिकली जब रिजल्टेंट होता है आर स्क्वायर इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल आ जाएगा आर एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी A1 प्लस A2 कॉस थीटा, इसका स्क्वायर आ गया, और आर वाई की वैल्यू A2 साइन थीटा का स्क्वायर आ गया। तो ए स्क्वायर इक्वल आ जाता है A प्लस A कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस A साइन थीटा का स्क्वायर। तो हमें ये मालूम है कि इसने कंडीशन में कहा था, जो एमसीक्यूज़ है उसमें गिवन है आर इक्वल टू A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A। तो ये सब हर जगह पर हम क्या करेंगे, A पुट कर देंगे, A1 A2 और A आर की जगह पर A पुट कर दिया। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर आ गया, और ये स्क्वायर ओपन करके एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो A स्क्वायर, ये 2A स्क्वायर कॉस थीटा प्लस A स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ से इनमें से बेसिकली ए स्क्वायर कॉमन लिया है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर रह जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2A स्क्वायर हो जाएगा, इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, तो बाकी ये सिर्फ 2A स्क्वायर कॉस थीटा रह जाता है। ये माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर कॉस थीटा, यानी कि माइनस ए स्क्वायर ओवर 2A स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा आ जाएगा। तो 0.5 माइनस 0.5 इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 0.5, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री आ जाएगा। इस वजह से इसका जो ऑप्शन डी है वो ठीक होगा।
इसके बाद MCQs नंबर 4 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप इज, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड का हम डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ए एक्स की वैल्यू 2, ए वाई की वैल्यू 1 और ए जेड की वैल्यू 2 है। इनका स्केयर लेके हमने सिंप्लीफाई किया है तो अंडर रूट 9 इक्वल 3 आ जाता है। इसकी वजह से इसका ऑप्शन सी 3 करेक्ट होगा। इसके बाद MCQs नंबर 5 है, व्हेन एफ एक्स इक्वल टू 3 न्यूटन एंड एफ इक्वल टू 5 न्यूटन देन एफ वाई इक्वल टू, यहाँ से हमने एफ वाई कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली हमारे पास जो फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, एफ स्केयर इक्वल होता है एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर के। तो एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है और F3 की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू 3 है। तो 5 स्केयर इक्वल टू 3 स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर आ जाता है। यहाँ से इसको स्केयर ओपन करेंगे तो 25 इक्वल टू 9 प्लस एफ वाई स्केयर हो जाता है। 25 माइनस 9 इक्वल टू एफ वाई स्केयर, तो 16 इक्वल टू एफ वाई स्केयर आ जाता है, यानी कि एफ वाई इक्वल होगा 4 न्यूटन के। नेक्स्ट हमारे पास 6 MCQs है, ए मीटर स्टिक इज सपोर्टेड बाय अ नाइफ एज एट 50 सेंटीमीटर मार्क। ये 50 सेंटीमीटर यानी कि टोटल ये जो रॉड है वो जो स्टिक है इसकी लेंथ 1 मीटर है। तो ये सेंटर 50 सेंटीमीटर पे है और नाइफ एज पे इसको क्या किया गया है, बैलेंस किया गया है। RF hangs masses of 0.4 kg and 0.6 kg from the 20 centimeter and 80 centimeter mark। 20 सेंटीमीटर जहाँ पर था वहाँ पर 0.4 kg मैस हैंग किया और जो 80 सेंटीमीटर जहाँ पर मार्क था वहाँ पर क्या किया, 0.6 kg का मैस हैंग किया है। बेसिकली अगर यहाँ से स्टार्ट लें तो 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 या 100 तक जाएगा। तो जहाँ पर जो था 20 सेंटीमीटर मार्क है वहाँ पर 0.4 kg मैस हैंग किया है और जहाँ पर 80 था वहाँ पर 0.6 kg मैस हैंग किया। वेयर शुड RF हैंग अ थर्ड मैस ऑफ 0.3 kg टू कीप द स्टिक बैलेंस्ड। RF तीसरा मैस कहाँ पर हैंग करेगा जिसका मैस 0.3 kg होगा। तो बेसिकली ये जो मैस हैंग किया है ये 0.4 kg है, दूसरी तरफ जो हैंग किया 0.6 kg है, तो डेफिनेटली 0.6 ज़्यादा है 0.4 से। तो जो तीसरा मैस अटैच करेंगे वो कम मैस वाले ऑब्जेक्ट की तरफ हैंग करेंगे, यानी कि वो इस ओरिजिन से इस साइड तरफ पे होगा। तो हम सपोज करते हैं कि वो यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि यहाँ से लेकर जो ये डिस्टेंस होगा वो हमें फाइंड करना होगा R3 कि ये किस पॉइंट पर हमने इसको हैंग किया है। तो ये डिस्टेंस R1 0.3 मीटर कह दिया, ये बेसिकली 20 सेंटीमीटर पे था। 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि 0.2 मीटर। अगर यहाँ से यहाँ तक 0.2 मीटर है तो इधर से लेकर इधर तक 0.3 मीटर होगा। तो इस वजह से R1 ओरिजिन से लेकर सेंटर से लेकर जहाँ तक का डिस्टेंस 0.3 है। और दूसरा जो मैच था वो 80 पे है। अगर ये 50 है और वो 80 है तो दोनों के दरमियान डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर बनता है, यानी कि 0.3 मीटर। तो हमारे पास मैसेज और जो डिस्टेंस है सेंटर से वो गिवन है। R3 हमने फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करते हैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। तो टॉ1 प्लस टॉ3 इक्वल आ जाता है टॉ2 के। टॉर्क 1 प्लस ये जो है टॉर्क 1 ये M1 की वजह से होगा एंटी क्लॉकवाइज। M3 टॉर्क 3 जो होगा वो M3 की वजह से होगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। और एक जो M2 है ये क्लॉकवाइज होगा। तो टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 3 इक्वल टू टॉर्क 2। टॉर्क 1 क्या आ जाएगा R1W1 प्लस टॉर्क 3 R3W3 इक्वल टू टॉर्क 2 क्या आ जाएगा R2W2। तो अब हम क्या करेंगे कि R1 हमारे पास कितना है 0.3 और W कितना है 0.4। 0.4 को हम G से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 आ जाएगा। G की वैल्यू 10 होगी। mg, W बेसिकली mg होता है। हम मैसेज यहाँ पे नहीं ले सकते, हमें फोर्स लेनी होती है टॉर्क में। टॉर्क इक्वल टू एफ आर होता है। तो फोर्स हमें चाहिए। फोर्स बेसिकली किसकी इक्वल होगी, जितना इसका वेट होगा। तो हमने मैस नहीं लेना, वेट लेना है। इस वजह से 0.4 को 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 4 लिखा। R3 हमने फाइंड करना है, W3 0.3 है, इसको G से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 3 हो गया। और R2 हमारे पास 0.3 ये गिवन है और M2 0.6 है। तो W2 क्या आ जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई बाई 10 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 1.2 प्लस 3R3 इक्वल टू 1.8 आ जाता है। तो
R3 इंटू 3 इक्वल टू 1.8 माइनस 1.2, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये 0.6 आ जाता है। तो यहाँ से R3 की वैल्यू आ जाती है 0.2 मीटर, यानी कि सेंटर से जो R3 की वैल्यू है वो 0.2 मीटर है। अगर सेंटर से यहाँ तक 0.2 मीटर है तो इसका मतलब ये है कि ये कितना है, 20 सेंटीमीटर। जबकि हमने एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है कि ये स्केल पर किस पॉइंट पर मौजूद होगा, तो 50 में से 20 माइनस कर लेंगे तो बाकी ये यहाँ पर कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से 0 1 2 3 4 10, ये यहाँ तक 30 सेंटीमीटर था, तो यहाँ 20 सेंटीमीटर था, तो यहाँ तक 30 सेंटीमीटर होगा। 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे वो मैस हैंग किया जाएगा तीसरा, जिसका मैस 0.3 kg था बैलेंस करने के लिए। इसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 7 है। इफ़ AX इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, AY इक्वल टू -1 सेंटीमीटर, इनटू विच क्वाड्रेंट डू द वेक्टर ए पॉइंट, कि हमारे पास AX की पॉजिटिव वैल्यू है और AY की नेगेटिव वैल्यू है, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हमारे पास जो क्वाड्रेंट होता है ये गिवन है एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्स वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकंड में एक्स नेगेटिव होता है वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है। तो ये जो हमारे पास है इसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव है, तो इस वजह से ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसका ऑप्शन डी ठीक होगा। नेक्स्ट MCQ 8 है, ए डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू वट। तो ये हमने फाइंड करना है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि ए डॉट इंटू ए क्रॉस बी इक्वल टू ए डॉट सी, हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ए क्रॉस बी क्या चीज़ है, सी के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज़ नॉर्मल टू दी प्लेन कॉन्टेनिंग ए एंड बी। जो डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी की वो नॉर्मल टू दी प्लेन होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो सी की डायरेक्शन होगी वो किसकी इक्वल होगी, परपेंडिकुलर टू ए होगी। ए डॉट सी इक्वल टू ए सी कॉज 90, परपेंडिकुलर होगी, तो इसका मतलब क्या है कि थीटा 90 डिग्री आएगा, कॉज 90 0, तो ये ए डॉट सी इक्वल टू 0 आ गया, इस वजह से इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। इसके बाद जो 0 है वो ठीक होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एंड 50 न्यूटन एक्ट सिमिलटेनियसली ऑन ए बॉडी। दो फोर्सेज हैं 20 न्यूटन और 50 न्यूटन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कैन नॉट बी रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, इनमें से कौन सी फोर्स रिजल्टेंट नहीं हो सकती इन दो फोर्सेस का। तो हम क्या करेंगे, इन दो फोर्सेस की जो रेंज है वो फाइंड कर लेंगे। मैक्सिमम रेंज टू वेक्टर्स की मैक्सिमम पॉसिबल रेंज, दोनों को ऐड करने से आई 70 न्यूटन, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से जो मिनिमम रेंज आई वो 30 न्यूटन आई। तो 70 40 और 30 इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है। जो 20 न्यूटन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब ये है कि 20 न्यूटन इज़ आउट ऑफ रेंज, तो ऑप्शन ए ठीक होगा। MCQ नंबर 10 है। इफ़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो वैक्टर्स ए एंड बी इज ज़ीरो, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज। डॉट प्रोडक्ट दो नॉन ज़ीरो वैक्टर्स का ज़ीरो है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसका मतलब ये है कि डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, ए बी कॉज 90 होगा तो तब ये ज़ीरो होता है। डॉट प्रोडक्ट उस वक्त ज़ीरो होगा जब कॉज उन दोनों के दरमियान एंगल 90 हो, यानी कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। तो अगर कॉज 90 पे वो ज़ीरो हैं तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट चेक करेंगे, साइन 90 चेक करेंगे, तो वो ए बी आंसर आता है, ये सी ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद MCQs 11 है। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेज इज 16 न्यूटन। इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द मिनिमम फोर्स, देन द फोर्सेज आर। इसका आंसर 6 न्यूटन एंड 10 न्यूटन होगा। ये कैसे होगा ये देखते हैं। हमारे पास दो फोर्सेज हैं और उनको ऐड किया तो वो हमारे पास 16 न्यूटन आता है। ये उसने बताया है कि सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेज, और दूसरा उसने ये कहा है कि रिजल्टेंट कितना है, 8 न्यूटन है। ये हमने नोट कर लिया। अब हम सपोज करते हैं कि ये डायग्राम बनेगी जिसमें F1 इस डायरेक्शन में है और F2 ये हमारे पास है, या इसको ये F2 है। इन दोनों के दरमियान एक 8 न्यूटन की फोर्स है और दूसरी 16 न्यूटन की है, और उनका जो रिजल्टेंट है वो 8 न्यूटन का है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हम डायग्राम की मदद से देखें तो cos थीटा इक्वल टू F2 ओवर R आता है, और sin थीटा F1 ओवर F2 के इक्वल आएगा। cos थीटा अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो F2 ओवर R के इक्वल आता है, और अगर हम sin थीटा अप्लाई करते हैं तो वो F1 ओवर F2 के इक्वल आएगा। तो रिजल्टेंट हम फाइंड करते हैं। रिजल्टेंट किसकी इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो ए की वैल्यू हमारे पास
F1 स्केयर प्लस F2 स्केयर प्लस 2AB आ गया, ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमारे पास कितना आएगा, ये 90 प्लस थीटा आएगा, यहाँ से लेकर जहाँ तक एंगल 90 है, और फिर ये आगे क्या आएगा, थीटा प्लस थीटा। तो ये हमारे पास F1 ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2AB कॉस थीटा, यानी कि F1 स्केयर प्लस F2 स्केयर प्लस 2F1 F2 कॉस 90 प्लस थीटा है। कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के, तो यहाँ पर माइनस बाहर लिख दिया और साइन थीटा यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, F1 स्केयर प्लस F2 स्केयर माइनस 2F1 F1, क्योंकि F1 इक्वल होगा F2 साइन थीटा, इस इक्वेशन की मदद से F1 इक्वल आ जाएगा F2 साइन थीटा के, F2 साइन थीटा की जगह पर हमने F1 पुट कर दिया। तो R इक्वल हो गया अंडर रूट F1 स्केयर प्लस F2 स्केयर माइनस 2F1 स्केयर। तो 8, R की वैल्यू 8 है, इक्वल आ जाएगा अंडर रूट F2 स्केयर माइनस F1 स्केयर के। तो यहाँ से 64 इक्वल टू F2 स्केयर माइनस F1 स्केयर, यानी कि अगर हम इस पे स्केयर ओपन करते हैं तो 64 इक्वल आ जाता है F2 माइनस F1 इंटू F2 प्लस F1। तो F2 प्लस F1 की वैल्यू हमें 16 गिवन है यहाँ पर। तो F2 माइनस F1 एज इट इज़ रहेगा, ये 16 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 4 न्यूटन आंसर आ जाता है F2 माइनस F1 का। जबकि F1 प्लस F2 हमारे पास 16 न्यूटन ऑलरेडी गिवन है। तो हम क्या करते हैं कि इन दो इक्वेशंस को ऐड करके F1 और F2 की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। F1 इक्वल टू 6 न्यूटन आ जाएगा और F2 इक्वल 10 न्यूटन आएगा। तो इसलिए वजह से ये हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो ठीक होगा। इसके बाद नेक्स्ट MCQs है 12, फाइंड द मास ऑफ द अनइवन रॉड शोन इन फिगर इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 14 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए इज। कि मास अनइवन रॉड का फिगर में दिखाया गया है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी 14 सेंटीमीटर एंड ए से हो, तो जो मास है वो हमने फाइंड करना है जहाँ पर जो हैंग किया जाएगा। तो बेसिकली इस पे क्लॉक ये इस वेज पे बैलेंस किया हुआ है, इस तरफ 80 ग्राम का मैस है और इस तरफ 14 सेंटीमीटर पे जो मैस हैंग करेंगे वो हमने फाइंड करना है। सेंटर से लेकर एंड तक का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है और सेंटर से लेकर जहाँ तक का डिस्टेंस ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो ये वाला डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 30 माइनस 14 तो ये 16 सेंटीमीटर आएगा। तो हम यहाँ पर क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का फार्मूला यूज़ करते हैं कि दोनों टॉर्क्स इक्वल होंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सा होगा, जो ये वाला टॉर्क है। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा सेंटर से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर का, और डब्ल्यू फोर्स जो यहाँ पर अप्लाई होगी वो वेट की इक्वल होगी, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। तो एम हमें मालूम करना है, एम एज इट इज़ लिख दिया और जी की वैल्यू 10 लिख दी, इक्वल टू जो क्लॉकवाइज टॉर्क इस डायरेक्शन पे अप्लाई हो रहा है वो डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20 लिख दिया। और जो मैस है वो 80 ग्राम है, तो इसको हम क्या करेंगे, जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 इंटू 10 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 160 मीटर इक्वल आ जाता है 16,000 के। m इक्वल टू 16,000 डिवाइडेड बाय 160, तो m इक्वल आ जाता है 100 के। तो 100 ग्राम इसका आंसर आएगा, जो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट MCQs प्रॉब्लम नंबर 13 है, द फॉलोइंग डायग्राम्स शो अ यूनिफॉर्म रॉड विद इट्स मिड पॉइंट ऑन द पिवट, two equal forces F are applied on the rod as shown in figure. Which diagram shows the rod in equilibrium? के ये 4 डायग्राम्स दिखाई गई हैं जिनमें वेज पे एक रॉड को बैलेंस किया गया है। तो बेसिकली इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, तो सी ऑप्शन ठीक होगा। दोनों तरफ फोर्सेस हम हैंग करेंगे तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, रॉड हैंग हो जाएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 14 है, फॉर विच एंगल द इक्वेशन A डॉट बी इक्वल टू A डॉट बी इज करेक्ट। A डॉट बी इक्वल होगा A क्रॉस बी के, ये A क्रॉस बी आएगा, ये इसमें ये चेनिंग कर लेनी है, इसको करेक्ट कर लेना है। A डॉट बी इक्वल टू A क्रॉस बी, तो ए बी कॉस थीटा इक्वल आ जाता है ए बी साइन थीटा के। A डॉट बी ए बी कॉस थीटा और A क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ से tan थीटा इक्वल टू 1 आ जाता है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1, और ये 45 डिग्री आता है, तो बी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट MCQs जो है 15, व्हाट इज़ द नेट टॉर्क ऑन व्हील रेडियस 2 मीटर एज शोन। नेट टॉर्क इस पे कितना होगा, तो सेंटर से लेकर जहाँ तक का डिस्टेंस, अगर ये टोटल 2 मीटर है, तो यहाँ से 1 मीटर इस तरफ और 1 मीटर इस तरफ, और बाकी जब इसके ऊपर जो फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं वो हमें गिवन है
10 न्यूटन और 5 न्यूटन की। तो क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होगा। ये हमारे पास जो टॉर्क होगा ये क्लॉकवाइज है और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए 1 मीटर डिस्टेंस और 5 फोर्स आ गई F R, और इसके लिए R हमारे पास 1 होगा और 10 न्यूटन फोर्स होगी। तो इसका मतलब है 5 इक्वल टू 10 आ रहा है, यानी कि इसमें 5 एक्स्ट्रा है। 5 इक्वल टू 5 होना चाहिए। कितना? 5 एक्स्ट्रा है, यानी कि क्लॉकवाइज टॉर्क 5 होगा इसका आंसर। 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज टॉर्क, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 एक्स्ट्रा आ रहे हैं हमारे पास। यह होना यहाँ पर 5 चाहिए था, तो इसका ऑप्शन 5 न्यूटन मीटर होगा। तो यहाँ तक इस चैप्टर के MCQs थे। मज़ीद कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।